हाय गाइस, क्या हाल है भाई सब लोगों के? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलो, तो सबसे पहले हम अपनी प्रथा निभा लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में अगर आपको याद आ रहा होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड के बारे में क्या की थी, बातचीत की थी। क्या होते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, क्या क्या है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, वो सारे डिस्कशंस हमने लास्ट क्लास में किए थे। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो है समझने वाली, वो ये है कि भाई एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि हम लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते। जो भी हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, तुमको प्रथा पता है अपनी क्लास की, ठीक है। तो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का एकदम क्लियर मतलब था, वो बोलते थे हम लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते, मतलब व्हाट एवर रिटन इन द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, वो हमारे लिए काम का नहीं है। सो पॉइंट ये आ जाता था कि भाई फिर क्या बोलना चाह रहे हो। तो जो भी लॉ ऑफ डिमांड में लिखा हुआ है उसका पूरा अपोजिट, उसका पूरा उल्टा, ये कहां पे है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में है। गॉट इट माय पॉइंट। तो बेसिकली पॉइंट ये आ जाता था कि लॉ ऑफ डिमांड बात करता था प्राइस बढ़ेंगी डिमांड कम होंगी, प्राइस कम होंगी डिमांड बढ़ेंगी, प्राइस बढ़ेंगी डिमांड कम होंगी, प्राइस कम होंगी डिमांड बढ़ेंगी। ये बात कौन कर देता था, लॉ ऑफ डिमांड कर देता था। बट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड बोलता था कि भाई प्राइस के कम होने से डिमांड कम होंगी, प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ेंगी। मतलब लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप था, तो यहां पे कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप था, तो यहां पे कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो कौन कौन से एक्सेप्शंस थे, कॉन्स्पेशियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, ठीक है, ये सारे आपको यहां पे क्या लिख के दिए हुए थे, एक्सेप्शंस। इन सब में एक चीज कॉमन थी, चाहे वो कॉन्स्पेशियस और प्रेस्टिजियस गुड्स हो, चाहे गिफन गुड्स और इंफीरियर गुड्स हो, चाहे बेसिक नेसेसिटीज, कॉन्स्पेशियस नेसेसिटीज जिसको हमने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाली बात करी थी, या एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज हो, प्राइस चेंज होने वाला है फ्यूचर में, उसका एक्सपेक्टेशन हो, इग्नोरेंट कंज्यूमर्स, इरैशनल कंज्यूमर, चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो ये सारे में एक चीज पॉइंट कॉमन थी, वो ये कि यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस के कम होने से डिमांड कम होती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इन दिस केस। क्लियर? सो अब बात आ जाती है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ, अब ये तो होने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। बट बिफोर स्टडिंग दिस, ये पढ़ने के पहले मतलब यहां से पढ़ने के पहले, सॉरी, हम लोग आप लोगों के लिए अलग से ये करवा के दूंगा। मैं आपको पहले अलग से ये चीज समझाऊंगा अलग से, ठीक है, हम अलग से इसको समझेंगे अच्छे तरीके से, और फिर हम यहां पे क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, तुम लोग तब तक लाइक वाइक निपटा लो यार, अपना करना है तो कर लो। ओके, सबसे पहले बात आ जाती है एक्सपांशन ऑफ डिमांड, फिर आ जाती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, फिर एक और चीज है दैट इज इंक्रीज इन डिमांड, फिर एक और चीज है दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। अब तुम लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट आना चालू हो ही गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो मैं डालना स्टार्ट कर देता हूं। सर यार ये कैसी बात आप कर रहे हो सर, डिमांड, एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है कम होना। अरे एक्सपांड हो रही डिमांड मतलब डिमांड बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मतलब डिमांड कम हो रही है। लेकिन सर इंक्रीज भी का मतलब भी तो बढ़ना ही होता है, डिक्रीज का मतलब भी कम होना ही होता है, मतलब यहाँ पे भी डिमांड का बढ़ना, डिमांड का कम होना, मतलब एक ही तो बात है, अलग अलग क्यों लिख दिया आपने? क्या इसके ये सिनोनिम्स है, मतलब एक्सपांशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज ऑफ डिमांड एक दूसरे के सिनोनिम्स है, सिर्फ दो नाम है अलग अलग, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एक अलग कंसेप्ट है, इंक्रीज और डिक्रीज एक अलग कंसेप्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन एक कंसेप्ट है और इंक्रीज और डिक्रीज क्या है, एक अलग कंसेप्ट है। जस्ट अ सेकेंड,
ठीक है, ये दोनों एक अलग अलग क्या है कंसेप्ट है। देखिए सर अलग अलग कंसेप्ट कैसे हो गए, एक ही कंसेप्ट होना चाहिए। ध्यान से सुनना, इसी को हमको यहाँ पे डिटेल में क्या करना है, स्टडी करना है। सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ किसकी, एक्सपांशन ऑफ डिमांड की, तो डिमांड में एक्सपांशन होता है क्योंकि प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब प्राइस कम हो रही है, यानी बेसिकली इसका रीजन अगर हम लिखना चाहे तो इसको हम रीजन बोल के लिखते हैं कि रीजन क्या है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड का होने का रीजन क्या है, तो प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। सो द रीजन इज सिंपल, रीजन इज प्राइस। एक्सपांशन ऑफ डिमांड दैट मीन्स रीजन इज व्हाट, प्राइस। जो रीजन है वो सिंपल है, वो है प्राइस। क्लियर। सेम बात अगर मैं करूं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की, तो यहां पे जो रीजन है अगेन वो रीजन सिंपल है, दैट इज अगेन प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो यहाँ पे प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, मतलब एक्सपांड हो रही है। यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है। तो एक जगह पे प्राइस का कम होना, डिमांड का एक्सपांड होना। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डिमांड क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब वही बात। ठीक है, बट यहां पे आप एक चीज अपने दिमाग में बैठाओ कि द रीजन इज सिंपल, द रीजन इज प्राइस। एक्सपांशन होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, मतलब डिमांड में जो भी एक बढ़ रही है, कम हो रही है, वो ड्यू टू क्या हो रही है, प्राइस हो रही है। लेकिन जब मैं बात करूंगा इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड की, जब मैं बात करूंगा इंक्रीज इन डिमांड की, तो यहां पे आप लोगों को एक चीज अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जो इंक्रीज इन डिमांड है उसका जो रीजन है वो है, जो इंक्रीज इन डिमांड है उसका जो रीजन है वो है अदर, उसको आप लिख सकते हैं चेंज इन अदर फैक्टर्स, चेंज इन अदर फैक्टर्स। सर नहीं समझा, ध्यान से सुनना। ये बोलता है कि जब भी डिमांड इंक्रीज होंगी, जब भी हम बात करेंगे इंक्रीज इन डिमांड की, जब भी लिखा हुआ होगा कहीं पे इंक्रीज इन डिमांड हो रही है, तो इंक्रीज इन डिमांड जो हो रही है उसका रीजन है चेंज इन अदर फैक्टर्स। चेंज इन अदर फैक्टर्स का मतलब हो जाता है कि जो अदर फैक्टर्स है, एग्जांपल के तौर पे इनकम, पॉपुलेशन, ठीक है, दीज आर अलग अलग फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स। तो ये जो अलग अलग फैक्टर्स है, ठीक है, दैट इज हमारा पहला रीजन इनकम हो सकता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है। देयर आर लॉट मेनी रीजंस ना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फैक्टर्स ऑफ डिमांड में, वहां पे हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे जो अदर फैक्टर्स थे प्राइस के अलावा, वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये बोल रहे हैं एग्जांपल के तौर पे अगर इनकम बढ़ रही है, ठीक है, या पॉपुलेशन बढ़ रही है, या एक्सेट्रा, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। एक्सेट्रा लिखना जरूरी है क्योंकि ये दो फैक्टर्स नहीं है, इनके अलावा अदर फैक्टर्स भी है, बाकी फैक्टर्स भी है, उनमें भी चेंज आ रहा है, उनकी वजह से भी डिमांड में क्या आ रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ये सिर्फ ये कंपलसरी फैक्टर नहीं है कि सिर्फ इनकम ही होंगी या पॉपुलेशन ही होगा। हाँ, लेकिन चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस नहीं। सेम अप्लाइज टू डिक्रीज इन डिमांड ऑल्सो। डिक्रीज इन डिमांड का भी अगेन जो रीजन है वो है अगेन चेंज इन अदर फैक्टर्स। मतलब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सो इनकम अगर कम हो रही है या पॉपुलेशन अगर कम हो रही है एक्सेट्रा, ठीक है, या अदर फैक्टर्स में अगर इनकम कम हो रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, तो डिमांड में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यानी आपको एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और वो ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज जो है इनमें एक फर्क है। इवन दो एक्सपांशन का मतलब भी बढ़ना होता है, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी कम होना होता है, डिक्रीज का मतलब भी कम होना होता है, लेकिन इन दो कंसेप्ट में अलग अलग फर्क है। ऐसा नहीं है कि ये दो एक कंसेप्ट है। हम जब भी बात करते हैं एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की, तो द मेन रीजन बिहाइंड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज प्राइस। क्योंकि प्राइस कम या ज्यादा हो रही है, इस वजह से डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। मतलब यहां पे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में जो रीजन है, द मेन रीजन इज प्राइस। बट व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, सो दैट इज सिंपल कि इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड जो हो रही है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, दैट इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, दैट इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। प्राइस यहां पे कोई लेना देना नहीं है, प्राइस का, प्राइस यहां पे चेंज नहीं हो रही है। समझ में आ रही बात। सो बेसिकली यहां पे एक चीज और नोट करने वाली है कि जब मैं बात करता हूं एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का, तो यहां पे एक चीज कांस्टेंट होती है और वो होती है अदर
अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब बोलने का ये है कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड ओनली एंड ओनली प्राइस विल चेंज एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब ओनली एंड ओनली प्राइस कम होंगी और डिमांड क्या हो जाएंगी, एक्सपांड हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, डिमांड का एक्सपेंशन होगा, बट अदर फैक्टर्स जो है वो बिल्कुल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट किसकी बात अगर हम कर रहे हैं तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की हम बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट रहेंगे क्या, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की जब भी हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर? तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की तो वहां पे भी प्राइस बढ़ रही है लेकिन अदर फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है। और अगर हम बात कर रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज की तो यहां पे क्या कांस्टेंट है, तो यहां पे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। सेम, ये एरो का मतलब ये हो गया, ये एरो का मतलब अपना सिंपल हो गया भाई साहब, है ना। एरो का मतलब ये है कि यहां पे जो लिखा है वही सेम चीज कहां पे लिखी हुई है, बाजू में लिखी हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, यहां पे भी अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में। बट अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, इंक्रीज और डिक्रीज की, तो इंक्रीज और डिक्रीज में क्या कांस्टेंट है, प्राइस। तो बेसिक फर्क समझ में आया। हम बात करते हैं जब भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की तो इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस हम बात करेंगे। जब भी हम बात करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड की तो इन रिलेशन टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स बात करेंगे। जब भी हम बात करेंगे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की तो वहां पे अदर फैक्टर्स जो रहेंगे वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगे। यहां पे अगर जब भी हम बात करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज की तो यहां पे प्राइस रिमेन्स ऑलवेज क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। गॉट इट? क्लियर एकदम? ओके ओके। क्लियर हो गया पूरा एकदम डिटेल में? चलो अब थोड़ा सा यहां से पढ़ लेते हैं एक एक चीजें करके, थोड़ा सा बुक से भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं और समझा देता हूँ, कई लोगों को ना पेपर में बहुत आता है ये चीज, ठीक है, बहुत पूछी जाती है पेपर में, एमसीक्यूज आती है इसके, ठीक है। बट पेपर में ना कई लोगों को ये डाउट्स आ जाते हैं, दिक्कत हो जाती है कि सर आप जब बात कर रहे हो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की या जब बात कर रहे हो आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की, ठीक है, या इंक्रीज और डिमांड डिक्रीज इन डिमांड, तो बच्चे ना इसमें कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू अदर फैक्टर लिख के आ जाते हैं, इंक्रीज डिक्रीज ड्यू टू प्राइस लिख के आ जाते हैं। मतलब दोनों अलग अलग, मतलब दोनों में क्रॉस कर देते हैं, मैच ही नहीं करते, झोल कर देते, भूल जाते, याद नहीं रहता, गड़बड़ी हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है पेपर में जाने के बाद। तो उस वजह से प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज में डाल देते, अदर फैक्टर इसमें डाल देते, जिस वजह से पेपर में गलती हो जाती है। मतलब लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो एक गावरानी सी टेक्निक मेरी बनाई हुई है, मतलब एकदम गावरानी टेक्निक है, ठीक है। तुमको ऐसा लगेगा सर क्या है ये, लेकिन पेपर के लिए बहुत रिलेवेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा ये काम आती है। और क्या टेक्निक है ये गावरानी सी, समझना सुनना बहुत गावरानी से। मेरे को एक चीज़ बताओ, लॉ ऑफ डिमांड या जो डिमांड हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ज़्यादा इज्जत किसको मिलती है, प्राइस को या अदर फैक्टर्स को, किसको मिलती है? सर बट ऑब्वियस सी बात है प्राइस को। और अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन ये रिमेन वो, ऑलवेज ये रहता है, इतनी इज्जत नहीं मिलती। मतलब प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इज्जतदार चीज। और अदर फैक्टर ठीक है यार, ठीक है, उसको इतना रिलेवेंट हम यहाँ पे मानते नहीं। सेम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज मतलब तो एक ही है दोनों का। मेरे को बताओ दोनों में सबसे ज्यादा इज्जतदार क्या लगता है? मतलब आप बोल रहे हो एक्सपेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, क्या ऐसा जोरदार लगता है? मतलब ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड वर्ड है या इज्जतदार वर्ड है? सर एक्सपेंशन, मतलब दोनों का एक ही है, दोनों का मतलब यही है कि डिमांड बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोले तो इज्जत, मतलब ऐसा लगता है कि वो इज्जतदार वर्ड बोल रहे हैं। इंक्रीज इन डिमांड ठीक है, गावरा नहीं है, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि इज्जत वाली चीज़ें, इज्जत वाली चीज़ों के साथ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इज्जत वाले वर्ड से मतलब बड़े ऐसे समझाने के लिए, ठीक है, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वर्ड की, तो प्राइस भी उसके साथ, और कम इज्जत वाले इंक्रीज डिक्रीज अदर फैक्टर के साथ। पेपर मतलब बहुत वाहियत था, मेरे को मालूम है बहुत वाहियत था, बट पेपर में आपको काम आएगा। क्लियर? आओ थोड़ा सा यहाँ से बुक से पढ़ते हैं। Whenever we talk about expansion and contraction in demand, meaning expansion and contraction in demand takes place as a result of change in price। बोल रहा है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड जब भी होता है तो उसका सिंपल सा रीजन रहता है चेंज इन प्राइस, एंड अदर फैक्टर्स जो रहते हैं वो क्या रहेंगे, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। वो जो अदर फैक्टर्स है भाई साहब, वो बोल रहे हैं अदर फैक्टर्स जो है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मतलब जो हमने पढ़े वही बात,
कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन काय की वजह से होता है, चेंज इन प्राइस की वजह से होता है, बाकी फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये मूवमेंट डिमांड कर्व वगैरह सब बताता हूँ, थोड़ा सा सबूरी रखो। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मीनिंग क्यों क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो रहा है ड्यू टू क्वांटिटी डिमांड जो डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन दी प्राइस, मतलब वही बात है। अगेन यहाँ पे दी रीजन इज प्राइस। अच्छा वो मूवमेंट वगैरह मैं समझाता हूँ आपको। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड की अगर हम बात कर रहे हैं तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस while price remains constant. Increase and decrease in demand takes place as a result of change in price, change in other factors other than price, while price remains constant. यहाँ पे other factors constant है, यहाँ पे price constant है, बात तो एक ही होगी ना। ओके ग्राफ वगैरह मैं समझाता हूँ, उसको 2 मिनट होल्ड पे रखो। इंक्रीज एंड डिमांड की होती है राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, याद आ रहा होगा आपको, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, डायरेक्ट रिलेशनशिप रहती है, हमने पढ़े थे ये डिटेल में। फॉल होती है प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। ठीक है, तो जैसे इन्वर्स रिलेशनशिप, इनकम लेवल बढ़ रहा है तो प्राइस डिमांड बढ़ेंगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप, फेवर में आ रहा है टेस्ट, कमोडिटी के फेवर में, भाई अब ये कमोडिटी पसंद आने लग गई हमको तो भी होगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उससे भी डिमांड बढ़ेंगी। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू कंज्यूमर, मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कंज्यूमर की इनकम का, उसको प्रॉपर इनकम मिल रही है, ऐसा नहीं कि अमीरों को ज़्यादा गरीबों को कम, सबको प्रॉपर लेवल पे मिल रही है। सो अगेन डिमांड क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। सो पॉइंट ये है यहाँ पे समझाने का मेरा आपको, और वो ये पॉइंट है कि ये जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या जो भी चीज़ें हो रही है, ठीक है, ये काय की वजह से हो रहा है, अदर फैक्टर की वजह से, बट प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो सेम अप्लाइज इन केस ऑफ डिक्रीज ऑल्सो। फॉल हो रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस तो डिमांड बढ़ेंगी, फॉल हो रहा है प्राइस में सब्स्टिट्यूट गुड्स की तो डिमांड कम होंगी। इंक्रीज हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में तो डिमांड डिक्रीज होंगी। पॉपुलेशन, इनकम लेवल, टेस्ट अगेंस्ट में जा रहा है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, गरीबों को और गरीब बनाए जा रहे हैं, अमीरों को और अमीर बनाए जा रहे हैं, इनइक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डिमांड तो कम होना ही है। क्लियर, समझा? तो यही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे जो लिखा के दी, ये लिख लेना, ज़्यादा अच्छा है, काम आएगा। वही चीज़ें वहाँ पे लिखे दी हुई है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं ग्राफ की। मेरे को एक चीज़ बताओ, हम सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का ग्राफ बनाते हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का ग्राफ क्या है बोलता है? एक तरफ y, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, एक डंडी इधर से एक डंडी इधर से, ये हो गया डिमांड, ओके, और ये हो गया प्राइस। अरे यार ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइस, मतलब y एक्सिस पे प्राइस और x एक्सिस पे डिमांड। क्लियर? सो ये दोनों मैंने इधर दोनों जगह लिख दिया, इसको बड़ा करके लिख देता हूं थोड़ा। ठीक है, एक जगह डिमांड एक जगह प्राइस। अब मैं एक जैसे हमेशा एक गावरानी कर्व बनाता हूँ इस तरीके का, हमेशा मैं गावरानी कर्व बनाता हूँ इस तरीके का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। पहले तो हमको एक चीज़ बताओ, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, मैंने आपको हमेशा बोला है कि रिलेशनशिप ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहती है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि क्या बात, किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। सो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें रिलेशनशिप क्या है, किसकी, प्राइस और डिमांड की। क्या रिलेशनशिप है आप बताओ सर? प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, मतलब हमको रिलेशनशिप पता है कि प्राइस अगर कम होंगी तो डिमांड बढ़ेंगी, तो प्राइस अगर कम होंगी तो डिमांड बढ़ेंगी, तो बट ऑब्वियस सी बात है प्राइस कम हो रही है डिमांड बढ़ रही है। ये प्राइस कम कर दिया मैंने, ये देख लो आप, प्राइस कम हो गई, डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, है कि नहीं, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बढ़ गई। पॉइंट क्या हुआ उससे? पॉइंट ये हुआ कि पहले यहां पे एक पॉइंट हुआ करता था, अब ये पॉइंट यहां से हटकर नीचे आ चुका है, मतलब पहले ये रेड पॉइंट हुआ करता था, अब ये रेड पॉइंट हटकर दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा ग्रीन पॉइंट। ठीक है, ग्रीन पॉइंट पे आ चुका है। पहले आपको अगर ध्यान से समझ में आ रहा होगा तो पहले ये ऐसा हुआ करता था, प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ी, प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ी। पहले पॉइंट यहां था, अब पॉइंट नीचे आ चुका है। तो जब अब पॉइंट नीचे आ चुका है तो पहले रेड पॉइंट था, अब ये ग्रीन पॉइंट पे क्या हो चुका है, आ चुका है। क्लियर? मेरे को एक चीज बताओ, जब मैं यहाँ पे डिमांड कर्व बनाता हूं,
ये एक डिमांड कर्व मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये डिमांड कर्व जो मैं बना रहा हूं, तो ये डिमांड कर्व नीचे की तरफ आ रहा है। मेरे को बताओ, ये डिमांड कर्व जो है एक ही डिमांड कर्व है, सेम डिमांड कर्व पे ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट की तरफ क्या हो रहा है, ये चीज हो रही है। मेरे को एक चीज बताओ, अब 2 पॉइंट्स बने, ध्यान से सुनना, वापस समझा रहा हूं। ये 2 पॉइंट्स बने, पहले ये एक पॉइंट बना ऊपर वाला, ठीक है, प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ी, ये एक पॉइंट था, अब नीचे वाले पॉइंट ग्रीन पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। इसके बाद हमने जो डिमांड कर्व बनाया, एक ही डिमांड कर्व बनाने की जरूरत पड़ी ये 2 पॉइंट्स को जोड़ने के लिए, कि 2 डिमांड कर्व बनाने की जरूरत है। मतलब क्या मेरे को एक डिमांड कर्व इधर बनाना है, एक इधर बनाना है, ऐसी जरूरत पड़ रही है कि मेरा दोनों पॉइंट्स एक ही डिमांड कर्व पे आ जा रहे हैं। सर दोनों पॉइंट्स एक ही डिमांड कर्व पे आ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि जो मेरा पॉइंट है आफ्टर एक्सपांशन ऑफ डिमांड, वो जो मेरा पॉइंट हट हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड कर्व के ऊपर नीचे की तरफ मूव हो रहा है। और एक ही डिमांड कर्व के ऊपर नीचे की तरफ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। पहले पॉइंट ऊपर था, अब वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, पॉइंट मूव हो रहा है। मतलब पहले पॉइंट ऊपर यहां पे था, अब वो पॉइंट नीचे की तरफ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। आई बात समझ में? सर नहीं समझा, ओके दोबारा समझाता हूं। देखो पहले मेरा पॉइंट ये हुआ करता था, अब एक्सपांशन ऑफ डिमांड होने के बाद मेरा पॉइंट कहां पे आ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो मेरे को ये चीज को ही बोला जाता है, यही चीज को बोला जाता है डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ आ गया, स्लोपिंग या डाउनवर्ड, स्लोपिंग बोलना गलत है, डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी इंपैक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, इंपैक्ट ऑफ या इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या हो रहा है। तो इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या हो, ये हो रहा है कर्व के ऊपर कि डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। मतलब जो मेरा डिमांड कर्व है उसके ऊपर अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व, मेरा जो डिमांड कर्व है उसके ऊपर डाउनवर्ड क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। पहले वो पॉइंट ऊपर की तरफ था, अब वो पॉइंट कहां पे चले गया, नीचे की तरफ चले गया। मतलब एक ही डिमांड कर्व के ऊपर ऐसा नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, कि मेरे को एक और डिमांड कर्व बनाना पड़ा वो पॉइंट की वजह से, नहीं, ठीक है। मेरा वही सेम डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट पहले ऊपर था, अब वो पॉइंट कहां की तरफ आ चुका है, नीचे की तरफ आ चुका है, अलोंग दी सेम डिमांड कर्व बिकॉज ऑफ एक्सपांशन। इसीलिए बोला जाता है कि इन केस ऑफ एक्सपांशन ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व जो होता है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इन केस ऑफ एक्सपांशन ऑफ डिमांड, ठीक है, जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ क्या कर जाता है, मूवमेंट कर जाता है। सर मूवमेंट वर्ड बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, शिफ्ट वर्ड नहीं बोल रहा हूं। कुछ बच्चे इसमें यहाँ पे शिफ्ट लिख देते हैं वर्ड को, बच्चा शिफ्ट वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, मूवमेंट बोल रहा हूँ। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट का मतलब होता है इधर खिसक जाओ, इधर हट जाओ। मतलब एग्जाम्पल के लिए आप लोग क्लास में बैठे हो, एक ही बेंच पे बैठे 2 लोग 3 लोग, और वहां पे एक बंदा बोलता है मेरे को जगह नहीं हो रही, थोड़ी खिसक, इधर खिसक, इधर खिसक। तो खिसकने का मतलब क्या हो गया, मूव हो जा भाई, सरक जा। क्या वो ऐसा बोलता है, शिफ्ट हो जा? शिफ्ट होने का मतलब तो क्या हो गया, तो यहां से जाके दूसरी जगह पे चले जा, बैठ जा, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट। एंड व्हेनेवर हम एक ही बेंच पे इधर खिसकने उधर खिसकने को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट। तो सेम लॉजिक अप्लाइज हियर आल्सो। जब हम बात करते हैं एक ही डिमांड कर्व की, तो वही डिमांड कर्व, ठीक है, उसी डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट पहले ऊपर हुआ करता था, पॉइंट पहले यहां पे हुआ करता था, यहां पे, अब ये पॉइंट नीचे की तरफ आ चुका है, यही डिमांड कर्व है। यानी एक्सपांशन के पहले वो पॉइंट ऊपर की तरफ हुआ करता था, अब वो पॉइंट नीचे की तरफ आ चुका है। तो एरो के दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, तो इसीलिए बोला जाता है इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड द मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, अलोंग द मतलब वही सेम डिमांड कर्व पे आपकी जो मूवमेंट है वो क्या हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है। पेपर में पूछते हैं, बच्चा कंफ्यूज, पता नहीं क्यों। मैं बोलता कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बोला सर याद नहीं आ रहा। मैं बोला याद करने की भी जरूरत नहीं, पेपर में जाना, ऐसी एक डंडी बनाना, ऐसी एक डंडी बनाना, इधर एक डंडी बनाना, गावरानी बन गया कर्व, ठीक है। मतलब ये गावरानी कर्व बनाने का मतलब है आपको एक बेस मिल गया और कुछ नहीं, इसको बराबर बन नहीं रहा है, अरे यार, ठीक है। एक सेकेंड, ये बन गया पेपर में। मेरे को रिलेशनशिप पता है, प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस मैंने कम कर दिया, डिमांड को बढ़ा दिया। पहले ये पॉइंट बना था, पहले ये पॉइंट बना था, अब ये पॉइंट बन गया। मतलब अगर मैं डिमांड कर्व बनाऊँ इनका, सिंपल वाला लंबा वाला, तो वो इस तरीके से कुछ बनेगा। पहले पॉइंट यहाँ था, अब पॉइंट यहाँ हो गया, पहले पॉइंट यहाँ था, अब पॉइंट यहाँ हो गया। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये डिमांड कर्व में नीचे की तरफ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो मैं पेपर में इजीली लिख नहीं सकता। मतलब मैंने इसमें क्या सर्कस करी बताओ, कुछ भी नहीं करा,
मैंने यहाँ पे क्या सर्कस करी, मैंने यहाँ पे देखा रिलेशनशिप क्या है, मैंने बोला प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस को कम किया, डिमांड को बढ़ाया, प्राइस को कम किया, डिमांड को बढ़ाया, ये प्राइस को कम किया, डिमांड को बढ़ाया। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया, यहाँ एक पॉइंट बनाया, एक कर्व बनाया, तो इससे समझ में आया कि नीचे की तरफ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। एक ही डिमांड कर्व के ऊपर नीचे की तरफ क्या हो रहा है, डाउनवर्ड क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। दैट्स इट, क्लियर, गॉट इट। तो पेपर में अगर पूछे भी तो याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद बना के उस समय देख सकते हो। समझ में आई बात, हर चीज़ याद नहीं रखना पड़ता पेपर के लिए, हर चीज़ याद रखोगे तो कितने कंसेप्ट से याद रखने के लिए, समझेगा ही नहीं। चलो सर आगे चलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं सर अब। ओके, अब थोड़ी जगह का आप लोग देख लेना, चार्ट बनाना इस तरीके से बना लो, ठीक है, जगह आप देख लेना यार, जगह मेरे पास नहीं है, मैं तो इधर उधर सरकाते जाऊँगा। अब मैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के कर्व की बात करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्राफ के नाम लिखते जाऊँगा, आप लोग अपने हिसाब से देख लें, बना लेना अपनी कॉपी में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, बताओ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का ग्राफ कैसे बनेगा। एक डंडी सर इधर से, सर एक डंडी इधर से, सर ये होगी वाई एक्सिस, सर ये होगी एक्स एक्सिस, सर ये होगी डिमांड, सर ये होगी प्राइस, सर ये बन गया मेरा गावरानी कर्व। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है सर, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है। रिलेशनशिप हमको सर पता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, तो सर प्राइस को हम बढ़ा देते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, प्राइस को हमने बढ़ा दिया और डिमांड को क्या कर दिया हमने, अरे यार एक सेकंड, प्राइस को हमने बढ़ा दिया, डिमांड को कम कर दिया। ये देख लो, प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, कर दिया। पहले एक मेरे को पॉइंट यहाँ मिला था, अब मेरा जो पॉइंट है, ठीक है, ये मेरे को पॉइंट यहाँ मिला है ग्रीन वाला, पहले मेरा पॉइंट यहाँ था, अब ये पॉइंट था लाल वाला, अब मेरा ये पॉइंट कहाँ पे मिल गया है, मेरे को ग्रीन वाला पॉइंट मिल गया। पहले ये पॉइंट हुआ करता तो ओरिजिनल पॉइंट, आपको चाहिए तो मैं नाम दे देता हूँ उसको ओ, इसको O1, एक ही बात है, पहले ये पॉइंट था, अब ये पॉइंट हो गया। मेरे को बताओ एक ही डिमांड कर्व से काम निकल जाएगा कि दो बनाने पड़ेंगे सर, एक ही से काम निकल जाएगा सर, थोड़ा मैं जानबूझ के ज्वाइन करते हुए निकालता हूँ ताकि मेरी लाइन बराबर बन जाए। ठीक है, एक ही डिमांड पे काम निकल जाएगा सर, एक ही जो कर्व है उसी पे काम हो जाएगा सर, अलग अलग कुछ जरूरत ही नहीं है सर। पहले पॉइंट नीचे था, अब पॉइंट ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये इस तरीके का कोई ग्राफ हो गया कि अपवर्ड मूवमेंट, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जो मूवमेंट है वो अपवर्ड हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स नथिंग, दैट इज नथिंग बट अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। जो मूवमेंट हो रही है कॉन्ट्रैक्शन में वो हो रही है अपवर्ड, तो हम लिख देंगे इसको अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व, बात खत्म हो गई, क्लियर। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व, ये जो मूवमेंट हो गई ये डाउनवर्ड हो गई सर, पेपर में आया तो कैसे करेंगे सर, हमको नहीं समझा सर। ये लो, ये ऐसे एक डंडी, ऐसे एक डंडी, ये गावरानी इधर, इस तरीके से हमने क्या बोले, क्या होता है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, सो प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, सेम डिमांड कर्व पे मेरा काम बन रहा है कि हाँ बन रहा है, तो ये क्या मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड हो रही है। सो पेपर में इजीली आप लोग ये चीज को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गॉट इट, छाप लेना। बस एक पॉइंट लास्ट वाला ये रह गया है, बस वो अभी चाहो तो अभी करा सकता हूँ, बट मेरा दिल बोल रहा है कि मैं एक काम करूँ कि आप लोगों को बोलूँ इंक्रीज और डिक्रीज का ग्राफ आप लोग ट्राई करो बनाने का, एक बार मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास, तो मैं करा के दूंगा, बना के दूंगा, समझा के भी दूंगा, फिर तीनों चारों में कंपैरिजन भी करा के दूंगा, ग्राफ्स में सब करा के दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चाह रहा हूँ कि ट्राई तो करो ग्राफ बनाने का, इंक्रीज और डिक्रीज का ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, ट्राई करो, इंक्रीज और डिक्रीज का ग्राफ आपको बनाना है, देखो बनता है क्या आपसे। ठीक है, बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम्हारा भाई बैठा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा तो रिवीजन भी नेक्स्ट क्लास में निपटा देंगे, अगर टाइम मिला तो वहीं खत्म हो जाएगी बात। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय, लाइक करना, कमेंट करना अच्छा लगा हो तो।